स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग ने बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो मैंने बैलेंस फोर्स के बारे में बताया था कि द फोर्स ड्यू टू विच देयर मे बी आइदर चेंज इन साइज और शेप ऑफ द बॉडी, और इट मे हैपन दैट कि देयर इज नो एनी change in size or shape, but definitely it is sure that कि whenever you will apply a kind of balance force on the body will not be able to overcome the inertia itself. अगर बैलेंस फोर्स एक आधे बॉडी के ऊपर आप लगाते हो तो वो बॉडी अपने आप को इनर्शिया से बाहर नहीं निकालेंगी, क्योंकि आपने बैलेंस फोर्स लगाया था। हो सकता है उस बॉडी का साइज या शेप बदले या हो सकता है ना बदले, लेकिन इतना श्योर है कि वो बॉडी अपनी इनर्शिया से बाहर नहीं निकलेगी। तो उसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताए थे। फिर उसके बाद हम लोग ने अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ा। अनबैलेंस फोर्स ये ऐसा फोर्स है जो बॉडी को उसकी इनर्शिया से बाहर निकलता है। ये ऐसा फोर्स है जो बॉडी को उसकी इनर्शिया से बाहर निकलता है, यानी कि जैसे मैंने बोला था दिस इज सपोज टू बी द स्टोन ओवर देयर, एक पत्थर है और आप इसको फोर्स लगाओगे तो ये पत्थर एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस होगा, राइट। दिस इज अ स्टोन एंड आपने इसको एक किक मार के यानी किकिंग फोर्स लगाया, तो ड्यू टू किकिंग फोर्स ये पत्थर जो है स्टोन जो है ये एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस हो गया। मतलब डेफिनेटली ये पत्थर अपने इनर्शिया से बाहर निकल गया। तो इस वक्त आपने जो फोर्स लगाया था दिस इज द अनबैलेंस फोर्स। तो हमने ये डिफाइन किया कि अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू ओवरकम द इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज अ अनबैलेंस फोर्स। तो इस प्रकार हम लोग ने फोर्स को कैटेगराइज किया था, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। तो आज हम लोग फोर्स कैसे निकाला जाता है, ये फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट दिस फोर्स। तो ये स्कूल लेवल में आपने ये फॉर्मूला सीखा होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, वेयर F स्टैंड्स फॉर फोर्स, M स्टैंड्स फॉर मास एंड A स्टैंड्स फॉर एक्सीलरेशन। तो मैंने आपको न्यूटन का जो पहला लॉ है वो एक्सप्लेन करके बताया था कि न्यूटन ने अपने पहले लॉ में बोला था कि अगर एक आधे बॉडी को आप इनर्शिया से बाहर निकालना चाहते हो तो अनबैलेंस फोर्स लगाओ। अगर एक आधे बॉडी को आप इनर्शिया से बाहर निकालना चाहते हो तो अनबैलेंस फोर्स लगाओ। यानी इनडायरेक्टली अगर आप एक आधे बॉडी को एक्सीलरेट करना चाहते हो, एक्सीलरेट करना मतलब बॉडी को एक्सीलरेशन देना, तो अगर एक आधे बॉडी को आप एक्सीलरेट करना चाहते हो तो एक्सीलरेट करना मतलब इनर्शिया से बाहर निकलना, एक ही बात हो गई। तो अगर आप एक आधे बॉडी को एक्सीलरेट करना चाहते हो तो अनबैलेंस फोर्स लगाओ, ये न्यूटन ने अपने पहले लॉ में बोला था। अभी सवाल ये आता है कि कितना फोर्स लगाना, तो वह डिपेंड करता है कि आपको बॉडी को कितना एक्सीलरेशन देना है। तो उस हिसाब से आपने ये फॉर्मूला स्कूल लेवल में पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये क्या है कि आप बॉडी को कितना एक्सीलरेशन देना चाहते हो और ये वो बॉडी का मास कितना था और इसीलिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये फोर्स कैसे निकालना, तो हाउ टू कैलकुलेट दिस फोर्स, उसके लिए हम लोग न्यूटन्स के सेकंड लॉ को फॉलो करते हैं। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ समझने के लिए पहले मैं आपको एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है उसके बारे में डिस्कस करती हूँ। तो आप लोग ने 9th या 10th स्टैंडर्ड में कुछ काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़े होंगे। These are what kinematic equations of motion. So very first equation V is equal to U plus AT. Second equation is that S is equal to UT plus half AT square. And the third one is V square is equal to U square plus 2AS, right? These are the three kinematical equations that you have studied in your school level. So let us discuss the meaning of each symbol. V stands for final velocity, U stands for initial velocity, A stands for acceleration and T stands for time duration. और वैसे ही फिर से ये S stands for displacement. तो मुझे ना अभी इक्वेशन नंबर 1 को मैं थोड़ा सा यूज करना चाहूंगी यहाँ पर। इधर देखो सब लोग, इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग यूज करेंगे। तो V is equal to U plus AT. So therefore I can say V minus U is equal to AT, right? Where V stands for final velocity and U stands for initial velocity. So V minus U is equal to AT and therefore I can say V minus U upon T is equal to A. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने निकाला है, एक बार देखो कैसे निकाला एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, V minus U upon T। अब एक काम करते हैं, ये जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग ने निकाला है, इधर देखो, इसको उठा के मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। इसको उठाओ यहाँ पे डालो,
ये जो ए का फॉर्मूला हमने निकाल रखा है इसको उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। तो देखो ना ये फॉर्मूला कैसा बनेगा, m इंटू ए के बदले मैं इसको उठा के यहाँ पे डालूंगी v माइनस यू अपॉन टी, राइट। देखो ए की जगह पे मैंने ये डाल दिया यहाँ पर, तो ये f की वैल्यू हमको निकली है f इज इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट v माइनस यू अपॉन टी। तो अभी एक काम करते हैं हम लोग, ये मास को जो है ना अंदर डाल देते हैं, ये जो मास है ना इसको अंदर डाल देते हैं, ये हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि ये काइनेमेटिक इक्वेशन नंबर 1 मैंने यूज किया है। और नाउ एक काम करते हैं कि ये मास को अंदर डाल देते, तो ये बन जाएगा mv माइनस mu अपॉन टी, राइट। मैंने क्या किया, ये मास को अंदर डाल दिया, इट बिकम्स mv माइनस mu अपॉन टी। अब आपको एक बात बता दूं कि mv क्या है, तो कल मैंने आपको मोमेंटम के बारे में बताया था, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, ये हमने पहले इसकी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, देखो वेयर v स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू फाइनल वेलोसिटी इज अ फाइनल मोमेंटम। तो मैं m इंटू v इसको मैं बोलूंगी फाइनल मोमेंटम, ये हो गया हमारा फाइनल मोमेंटम। तो वैसे ही m इंटू u ये क्या हो गया, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। m इंटू यू क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम। तो जरा इधर इसको डाल देते हैं, तो देखो तो सही ये क्या बनेगा, f इज इक्वल टू mv यानी कि फाइनल मोमेंटम, mv का मतलब है फाइनल मोमेंटम, माइनस mu मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी इज अ इनिशियल मोमेंटम। तो ये mu के बदले में लिखूंगी इनिशियल मोमेंटम, राइट, इनिशियल मोमेंटम। और ये अपॉन t बोले तो टाइम, ऐसा डाल सकते, t को टाइम लिख सकते। अब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज अ चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इट इज अ कॉल्ड एज चेंज इन मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज अ चेंज इन मोमेंटम। तो दिस इज व्हाट अ चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो इस प्रकार आपको फोर्स का फॉर्मूला मिला है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो मैंने उस दिन, आपको याद होगा, ये थोड़ा साइड में हटा देते, उस दिन याद होगा मैंने आपको मोमेंटम के लिए सिंबल जो बोला था वो बोला था p, क्या बोला था, p। तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम यानी p2, इसको मैं p2 बोलूं और इनिशियल मोमेंटम इसको p1 बोलूं, तो p2 माइनस p1 मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज अ चेंज इन मोमेंटम। तो मैं चेंज इन मोमेंटम को बोलेंगे dp, क्या बोलेंगे, dp, दैट इज d स्टैंड्स फॉर चेंज एंड p स्टैंड्स फॉर मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो अपॉन टाइम तो उसको dt, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम उसको dt बोल सकते हो। तो f इज इक्वल टू dp बाई dt। तो इनडायरेक्टली हम इसको dp मतलब चेंज इन मोमेंटम एंड dt इज अ टाइम, तो इनडायरेक्टली फोर्स को हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के अनुसार मोमेंटम बदलने का रेट, टाइम के विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोले तो टाइम के अनुसार मोमेंटम बदलने का रेट, इसको फोर्स कहते हैं। तो इनडायरेक्टली मैंने आपको फोर्स को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम के फॉर्म में निकाल के बताया। और अब हम लोग आते हैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ की तरफ, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ की तरफ। आपको याद होगा आप लोगों ने स्कूल लेवल में न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा था, व्हाट वाज दैट, इट वाज the rate of change of momentum is directly proportional to the applied external force acting on it. What is Newton's second law? वो कहता है कि हिंदी में पहले उसका ट्रांसलेशन बताती है। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि बॉडी का ऊपर जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे उतने ही प्रमाण में उसका मोमेंटम टाइम के अनुसार चेंज होगा। अभी मैं उल्टा बोलती हूँ, उल्टा, एक आधे बॉडी का मोमेंटम चेंज होने का रेट जो है, एक आधे बॉडी का जितना मोमेंटम चेंज होने का रेट है उतना ही उसको अनबैलेंस फोर्स लगाया होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऍक्टिंग ऑन इट। जितक्या प्रमाणामध्ये तुमच्या बॉडीचा मोमेंटम चेंज होत असेल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तेवढ्याच प्रमाणात बॉडीला फोर्स लावलेला असेल। मराठी में बताया। तो दिस व्हाट न्यूटन सेकंड लॉ कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp by dt।
or either you can say F is equal to dp by dt. This is Newton's second law. जितना एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाओगे उतने ही प्रमाण में बॉडी का चेंज इन मोमेंटम होगा टाइम के अनुसार. दिस इज व्हाट न्यूटन सेकेंड लॉ. अभी मैं आपको न्यूटन्स का सेकेंड लॉ एक और टर्म में बताती हूँ जिसको बोलते हैं इम्पल्स. तो हम इम्पल्स की तरफ आते हैं. तो ये पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप 2-3-4 बार इसको देखो वीडियो को, और ये जो फॉर्मूला है ये वीडियो को पॉज करके भी आप लोग ये डिस्क्रिप्शन या ये डेरिवेशन लिख के रख सकते हो. तो ये डेरिवेशन आपको कोई पेपर में आने वाले है नहीं, ये बेसिक कंसेप्ट है जो हम लोग 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं, राइट. जो हम लोग 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में जो बेसिक कंसेप्ट पढ़े वही मैं पढ़ा रही हूँ. आई हैव नॉट स्टार्टेड द सिलेबस यट. ओके, तो अभी हम एक और नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मुड़ेंगे जिसको बोलते हैं इम्पल्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पल्सिव फोर्स. तो पहले मैं आपको इम्पल्स के बारे में बताती हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय इम्पल्स? तो आपने ये शायद नहीं सुना होगा स्कूल लेवल में इम्पल्स क्या होता है. देखो, सबसे पहले फाइनल मोमेंटम इज द मास इनटू फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल मोमेंटम इज द मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. तो फाइनल मोमेंटम mv माइनस इनिशियल मोमेंटम mu, जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम. तो इसको एक बार फिर से लिखती हूँ. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल momentum. The difference between these two momentum is called as a change in momentum. Final momentum minus initial momentum. The difference between these two is called as a change in momentum. And change in momentum is indirectly called as impulse. इसको बोलते हैं impulse. Impulse क्या होता है? तो impulse is a change in momentum. तो ये समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि सपोज एक कंटेनर है और यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स मंडरा रहे. दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस व्हिच आर मूविंग विद अ डिफरेंट डायरेक्शन. ये कंटेनर, इसमें गैस के मॉलिक्यूल है, दे आर मूविंग विद अ डिफरेंट डायरेक्शन. तो तुम्हारा ये मॉलिक्यूल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी सपोज टू बी 4 मीटर पर सेकंड. इतनी कम होती नहीं है बट अज्यूम टू बी कि 4 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ये मॉलिक्यूल की. अब ये मॉलिक्यूल इसके तरफ आ रहा है, ये डायरेक्शन में आके ये मॉलिक्यूल इसके साथ कोलाइड हो रहा है. ठीक है, अब कोलिजन होने के बाद यही मॉलिक्यूल फिर से ये वाला फिर से इधर की तरफ मुड़ गया. तो अभी पहले कोलिजन के दरमियान वो 4 मीटर पर सेकंड के साथ आया था. अब कोलिजन होने के बाद वो आया है 5 मीटर पर सेकंड के साथ इसके तरफ मुड़ा. तो इसकी ये वेलोसिटी ये u1 थी पहले, मतलब ये u कह सकते हो और इसको हम कह सकते हैं v, राइट. और मॉलिक्यूल का मास बहुत ही छोटा होता है, तो अज्यूम टू बी कि हम यहाँ पे थोड़ा बड़ा लेते हैं फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन. अगर मैं मॉलिक्यूल का मास ले लूँ 2 किलोग्राम, इतना नहीं होता, लेट मी टेल यू दैट इतना बड़ा नहीं होता है, मॉलिक्यूल काफ़ी छोटा होता है, उसका मास भी काफ़ी छोटा होता है. बट फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन आई एम टेकिंग द सिंपल फिगर सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड. ओके, तो तुम्हारे मॉलिक्यूल का मास है 2 किलोग्राम. तो यहाँ पर तुम्हारे मॉलिक्यूल का जो मोमेंटम हुआ कितना हुआ बताओ तो सही. m into u, दैट इज 4 into 2. तो ये आया 8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. और यहाँ पर कितना आया m into v. तो m कितना है 2 और v कितना 5. तो 2 5 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. तो ये आ गया आपका फाइनल मोमेंटम, ये आ गया आपका इनिशियल मोमेंटम. तो इस प्रकार आपका इम्पल्स जो आया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज 10 माइनस 8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. दिस इज योर इम्पल्स. ठीक है, तो इस प्रकार इम्पल्स इज नथिंग बट अ चेंज इन मोमेंटम. और अब इसको सिंबॉलिकली इम्पल्स को सिंबल में जे कहते हैं. क्या कहते हैं? जे. अभी इस इम्पल्स का फोर्स के साथ क्या रिलेशन है? अभी इस इम्पल्स का फोर्स के साथ क्या रिलेशन है? लेट अस कैलकुलेट. इम्पल्स का फोर्स के साथ क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं. तो एक बार फिर से मैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ की तरफ आती हूँ. न्यूटन्स का सेकेंड लॉ कहता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन को मैंने लिखा था v माइनस यू अपॉन टी, बरोबर है. फिर मैंने m को अंदर डाल दिया था तो आया था mv माइनस mu अपॉन टी. फिर mv माइनस mu को हम लोग ने चेंज इन मोमेंटम यानी dp बोला था और टाइम को dt बोला था. टाइम को t dt बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो dp बाई dt.
बट ये जो तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम था डीपी, हाँ चेंज इन मोमेंटम डीपी, ये देखो ये चेंज इन मोमेंटम, इसको हम लोग डीपी बोलते हैं। इसको मैंने इनडायरेक्टली क्या बोला है, जे। तो फिर मैं इस चेंज इन मोमेंटम डीपी को बोल देती हूँ जे, और टाइम डीटी को बोल देते, टाइम डीटी जो है ना त्याला तुम्ही टी म्हणा, तो जे बाय टी इज एफ। तो एफ इज इक्वल टू जे बाय टी, तो फिर जे इज इक्वल टू एफ इंटू टी। इफ एफ इज इक्वल टू जे बाय टी, तो जे इज इक्वल टू एफ इंटू टी। ये एफ और टी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जे मिलेगा। तो इनडायरेक्टली मुझे फॉर्मूला मिलता है, क्या फॉर्मूला मिलता है, ऊपर लिखती हूं मैं, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। यू गॉट द फॉर्मूला, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर गेटिंग द इम्पल्स। अब हम इम्पल्सिव फोर्स के बारे में बात करते हैं। ये हो गया इम्पल्स, और अभी मैं इम्पल्सिव फोर्स के बारे में बात करूंगी। तो व्हाट डू यू मीन बाय इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये मैं निकाल देती हूँ, आप वीडियो पॉज करके ये लिख लेना, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे इम्पल्सिव फोर्स। तो अभी इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, इम्पल्सिव force. So what do you mean by impulsive force? If the force acts on a body for a very short interval of time, if the force acts on a body for a very short interval of time, such kind of force is called as an impulsive force. अगर एखादे बॉडी के ऊपर फोर्स काफी छोटे से क्षण के लिए बोले तो फॉर अ शॉर्ट मोमेंट, फॉर अ शॉर्ट इंटरवल, अगर एक आधे बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट तो कर रहा है बट बहुत ही छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो तब ऐसे फोर्स को बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। क्यों, तभी ये जो इम्पल्सिव फोर्स का जो झटका होता है ना वो बहुत ही जोर से लगता है। तो देखो इम्पल्सिव फोर्स का मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ कि जैसे कि आप फुटबॉल प्लेयर हो और आप ग्राउंड पे फुटबॉल खेल रहे हो और बॉल आपके पैरों के आजू बाजू में कहीं तो भी है, तो आप जनरली क्या करते हो कि जैसे आपको बॉल दिखता है आप कोई भी एक पैर से उसको किक मारते हो, राइट। यू आर किकिंग द, और यू आर अप्लाइंग द काइंड ऑफ किकिंग फोर्स टू द फुटबॉल या बॉल। तो उसको जैसे पैरों से आप किक करोगे, जैसे ही आप जोर से उस फुटबॉल को पैरों से किक करोगे, एक छोटे से शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसको जोरदार वो फोर्स लगेगा और वो फुटबॉल एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाएगा, मतलब सडनली उसके मोमेंटम में चेंजेस आएंगे। तो ये जो आपने फोर्स लगाया था, that force we have applied for a very short duration of time on the football, and this kind of force is called as an impulsive force. So when the force acts on a body for a very short duration of time, such kind of force is called as an impulsive force. इसका एक और एग्जांपल बताती हूँ कि सपोज आपको दीवार में कीला ठोकना है। सपोज आपको दीवार में ऐसे, आप यहाँ पर एक आधी दीवार है, यहाँ पे कीला ठोक रहे हो, जैसे ये कीला है सपोज, तो आप क्या करोगे, बाय यूजिंग अ हैमर और बाय यूजिंग हथौड़ा यू विल अप्लाई अ काइंड ऑफ फोर्स लाइक दैट। तो जिसको गड़बड़ है, एक मम्मी ने काम बोली कि ये कीला ठोक दे बेटा, तो क्या करेंगे हम लोग, ये हैमर लेंगे, मेरे को कि गड़बड़ है तो मैं फटाक से उसको हैमर, इसको हथौड़ा, इसको ऐसे मारूंगी फटाक से, और ऐसी मेरी कोशिश रहेगी कि एक स्ट्रोक में वो कीला दीवार के अंदर घुस जाए, राइट। तो उस वक्त मैं वो जो फोर्स लगाऊंगी, दैट आई विल अप्लाई अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। दैट काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज इम्पल्सिव फोर्स। लेकिन आप ऐसा भी तो देखो, टाइम अगर आपका बढ़ गया तो फोर्स जो है वो कम लगेगा, और टाइम कम हुआ तो फोर्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको एनीहाउ वो दीवार के अंदर उसको कीले को घुसाना था। तो एक आधे को ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं हथौड़ा हाथ को ऊपर लग ना जाए जोर से लगाते वक्त, तो वो डर के, जनरली लड़कियां ऐसी करती हैं, लड़कियों को बड़ा डर लगता है कि कहीं कीला ठोकते ठोकते हथौड़ा मेरे हाथों पे ना लग जाए। तो वो क्या करती है लड़कियां, ऐसे कीला ठोकते वक्त हथौड़ा लेंगी, टक 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 टक, अपने आराम से उसको कम से कम उसको आधा घंटा लगाएंगी वो कीले को अंदर घुसाने के लिए। तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और फोर्स धीरे धीरे लगता रहेगा। तो ये जो फोर्स है, देखो ये जो फोर्स आपने लगाया बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन तक लगाया, तो इसलिए फोर्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो कम हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फोर्स एक्ट हुआ, बट इट इज़ नॉट अ फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ये लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये जो इम्पल्स, देखो दोनों केसेस में सुनो, J इज इक्वल टू, मैंने कहा J इज इक्वल टू F इंटू टी। तो जब F ज़्यादा अमाउंट में लगाया तो T बहुत ही कम हो गया था,
टाइम छोटा हो गया था, मतलब छोटे टाइम में अपना काम बड़ा फोर्स लगा के हो गया था। और जब भी दूसरी केस में जब हम लोग ने ज्यादा देर तक कीले को यहाँ पे लगा के टोक 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 कर रहे हैं, यानी हथौड़ा लगा रहे हैं, तो वहाँ पे टाइम जब हम ज्यादा लगा रहे हैं तो हमको उतना फोर्स नहीं लग रहा है, बट एनी हाउ दोनों केसेस में हमारे को इम्पल्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो उतनी थी। समझ में आया? तो दिस इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स, ये इम्पल्स का एग्जाम्पल है। लेकिन जब आप वो फोर्स बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगाते तो उसी फोर्स को बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। तो ये हो गया एफ इज अ इम्पल्सिव फोर्स और जे हो गया इम्पल्स। इफ ये फोर्स बहुत ही छोटे से ड्यूरेशन के लिए लगता है तो इस फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। तो फोर्सेस असतो दॅट इज अ फोर्स, पण त्याला स्पेशल नाव देतो इम्पल्सिव फोर्स, कळलं का? लेकिन जब वो फोर्स हम लोग काफ़ी देर तक उसको लगाते रहते तब वो फोर्स इतना ज़्यादा नहीं लगता है, कम फोर्स लग जाता है क्योंकि हम ज़्यादा देर तक उसको ठप ठप कर रहे थे। तो वो जो फोर्स था दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स, बट दैट यू विल नॉट से इज अ इम्पल्सिव फोर्स। बट दोनों केसेस में जो इम्पल्स की रिक्वायरमेंट थी वो सेम थी। जे इज अ कॉन्स्टेंट, लिसन केयरफुली, दोनों केसेस में जे इज अ कॉन्स्टेंट। सो इफ एफ इज मोर, टी कम लगा था, एंड व्हेन एफ कम लगाए थे, फोर्स कम लगाए थे, तो टी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती, जास्ती वेळापर्यंत तुम्हाला फोर्स लावावा लागेल होगा। दिस इज व्हाट अबाउट द इम्पल्स एंड द इम्पल्सिव फोर्स। अब बात करते हैं अगले क्वांटिटी की तरफ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड वर्क। अगली क्वांटिटी आती है वर्क। वर्क क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? तो सबसे पहले स्कूल लेवल में आपने जो वर्क की डेफिनेशन पढ़ी है, स्कूल लेवल में आपने वर्क की जो डेफिनेशन पढ़ी वो बताती हूँ। आपने स्कूल में पढ़ा वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्कूल में जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा आपने वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फॉर्मूला को निकालने के लिए जाए तो W इक्वल F इनटू S बोलते हैं। बट सवाल ये पैदा होता है कि वर्क होता क्या है और कैसे करते हैं। तो अगर एक आधे बॉडी को आप फोर्स लगाओगे, ध्यान से सुनना, ये यहाँ पर पत्थर है, इसको आपने पैरों से एक किक लगाया, लात मारी, तो ये पत्थर एक जगह से दूसरे जगह हिल रहा है, ये पत्थर, ठीक है। तो ये पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे चला गया और ड्यूरिंग दैट इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम बोलेंगे S, और आपने फोर्स लगाया था पैरों से किक मार के F, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका फोर्स लगाने की वजह से बॉडी डिस्प्लेस हो गई, तो इस केस में हम बोलेंगे कि वर्क डन हुआ। तो व्हेन यू विल से दैट द वर्क इज सेड टू बी डन, if the force is applied on a body and due to that the body is getting displaced from one position to another, then the work is said to be done. If the force is applied on a body and due to that the body is get displaced from one position to another, then the work is said to be done. अगर एक आधे बॉडी को आप फोर्स लगाते हो और वो फोर्स लगाने के बाद बॉडी एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस होती है तो उस केस में वर्क डन हुआ ऐसा कहते हैं। लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ कि सपोज ये एक दीवार है, दिस इज अ वॉल, राइट, दिस इज अ वॉल, दिस ह्यूज और बिग वॉल इज देयर, और यहाँ पर आप काफी जोर से आइदर हाथों से या पैरों से उसको फोर्स लगा रहे हो, यानी बहुत जोर से उसको किक दे रहे हो, या पैरों से बोलो या हाथों से, फिर अप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन दिस वॉल। बट पता चला कि जो भी फोर्स लगा रहे हैं उससे वॉल के अंदर सिर्फ वाइब्रेशन आ रहा है, वो वॉल एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस नहीं हो रही है, ये वॉल इज नेवर गेटिंग डिस्प्लेस, मतलब यहाँ पर मैं बोलूँगी डिस्प्लेसमेंट इट्स सेड टू बी 0। तो अभी कोई मुझे पूछे कि क्या मैडम यहाँ पर वर्क डन हुआ? नो, मैं बोलूँगी नहीं हुआ, बिकॉज वर्क डन इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो लगाया था बट डिस्प्लेसमेंट क्या था? 0। फोर्स तो लगाया था हमने लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ था क्या? नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो इस प्रकार वर्क डन क्या हो गया? 0। तो इस एग्जांपल में मैं बोलूंगी कि वर्क डन नहीं हुआ, वर्क डन इज सेड टू बी 0। क्लियर? तो ये कुछ छोटे छोटे और भी हम रादर देन इसमें जब सीईटी एंट्रेंस में हम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग वर्क डन निगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, 0 कब होता है, इसके भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल पढ़ेंगे। राइट नाउ ये बेसिक चल रहा है तो मैं ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाऊंगी, जैसे जैसे आगे आपका सिलेबस बढ़ता जाएगा तो मैं और भी डीप में जाऊंगी। तो दिस इज व्हाट अबाउट अ वर्क डन। तो वर्क डन तो हम क्या बोलते हैं? वर्क इज सेड टू बी डन, हाँ, इफ द ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, if the body is displaced due to applying force and the body is getting displaced, then the work is said to be done. The work is said to be done. Work is said to be done
if the body is displaced due to application of force, अगर एक आधे बॉडी को फोर्स लगाने की वजह से बॉडी एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस हो रही है तब वर्क डन हुआ ऐसा कहते हैं। और वर्क डन निकालने का फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वर्क एंड इसका फॉर्मूला है W इज इक्वल टू Fs। दिस इज व्हाट अबाउट द वर्क डन। वी विल स्टडी इन द डिटेल in the next lecture. Okay.